और चलिए उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे उत्तराखंड में होने वाले G20 समिट की। रामनगर में G20 सम्मेलन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। 28 से 30 मार्च तक रामनगर में G20 सम्मेलन प्रस्तावित है। समिट में 100 डेलीगेट्स हिस्सा लेंगे, जिसमें 70 विदेशी डेलीगेट्स शामिल होंगे और 28 मार्च को डेलीगेट्स रामनगर पहुंचेंगे और 29 मार्च को चीफ साइंस एडवाइजर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगी। और वहीं पंतनगर एयरपोर्ट से लेकर ढिकुली तक के रूट को सजाने में प्रशासन जुटा हुआ है। और ज्यादा जानकारी के साथ में गोविंद पाटनी संवाददाता जुड़ गए हैं। गोविंद, किस तरह से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि अब बेहद नजदीक है G20 सम्मेलन, ऐसे में कौन कौन से डेलीगेट्स शामिल होंगे और किस तरह की तैयारियां? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डेलीगेट्स हैं वो 100 के करीब डेलीगेट्स यहाँ आएंगे, जिनमें 30 भारतीय हैं और 70 विदेशी डेलीगेट्स हैं। यहाँ जो तैयारियाँ चल रही हैं, इसके लिए सरकार ने भारी भरकम बजट जो है रिलीज किया है और जो पंतनगर से लेकर के ढिकुली तक का रूट है, इसको एक रूप किया जा रहा है। एक तरह से ये कहें कि एक रूपता इसमें आए और पूरी तरह से इसको सजाया संवारा जा रहा है। इसके लिए बजट भी सरकार ने पहली किस्त जो है बताया जा रहा है कि रिलीज कर दी है और भारी भरकम बजट है। और इसके साथ साथ जो जिला स्तरीय अधिकारी हैं, उनके लगातार यहाँ दौरे हो रहे हैं। वो लगातार एक तरह से डीएम यहाँ कैंप किए हुए हैं और पूरी जो है व्यवस्थाएं देखी जा रही हैं। हम जिस जगह पर यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर से भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं बैराजी, यही वो रूट है जहाँ से उन्हें जाना है। यहाँ पर काम चल रहा है और काफी तेजी से यहाँ पर काम किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि इसमें जो G20 के जो 20 देश हैं, उनके डेलीगेट्स तो होंगे ही, साथ में जो है कुछ मेहमान विदेशी भी इसमें शामिल होंगे। ये जो कॉन्फ्रेंस है वो है चीफ साइंस एडवाइजर्स एंड एडवाइजर्स की टेबल राउंड टेबल जो है ये कॉन्फ्रेंस की जानी है। इसको लेकर के तैयारियां काफ़ी तेज हैं और ये कह सकते हैं कि एक तरह से काफ़ी कुछ काम यहाँ पर विकास के काम इस दौरान देखने को मिलेंगे। और जो ढिकुली का क्षेत्र है, उसमें ये कोशिश की जा रही है कि वहाँ जो रिजॉर्ट्स वाले हैं उनसे बात करके वहाँ पर भी एक रूपता लाई जाए। जो रिजॉर्ट्स के बाहर अंदर का जो सिनेरियो है वो तो है ही है, लेकिन बाहर का सिनेरियो भी चेंज हो। इसके साथ साथ स्कूल कॉलेज जो भी रास्ते में पड़ेंगे उनका भी सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया गोविंद आपका। और चलिए बात कर रहे थे, देहरादून में सीएम धामी ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है। सीएम धामी ने देहरादून दिल्ली एलिवेटेड रोड के निर्माण में तेजी लाने के लिए नितिन गडकरी का आभार जताया। वहीं गडकरी ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा भेजे गए सड़क निर्माण से संबंधित प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी जाएगी। सीएम ने केंद्रीय मंत्री से देहरादून टिहरी टनल के निर्माण की डीपीआर में भी शीघ्रता की अपेक्षा की है। और इसके साथ ही सीएम धामी और केंद्रीय मंत्री के बीच राज्य और राष्ट्रीय मार्गों के निर्माण के संबंध में भी चर्चा की गई। वहीं देहरादून टिहरी टनल की डीपीआर जल्द तैयार हो सकती है। इसके साथ ही 6 स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे बनाने की भी मंजूरी का इंतजार है। हमारे साथ देहरादून से हमारे सहयोगी विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, क्योंकि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात हुई है सीएम पुष्कर सिंह धामी की और कई ऐसे अहम मुद्दे जिनको लेकर चर्चा की गई है, और क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए बड़ी महत्वपूर्ण ये बैठक रही। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की है, साथ ही आभार भी जताया है कि जिस तरह से राज्य में काम हो रहे हैं और सड़क निर्माण के कार्यों में जो तेजी आ रही है उसके लिए भी आभार जताया है। साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से नितिन गडकरी ने यह भी कहा है कि जो भी राज्य के जो प्रस्ताव हैं, जो सड़क संबंधी जो प्रस्ताव है, उनको भी जल्द से जल्द हरी झंडी दी जाएगी। इसी के तहत ही देखिए तमाम यहाँ पर कार्य चल रहे हैं। उत्तराखंड में अब तेजी से सड़कों का निर्माण हो रहा है, तो ऐसे में मुख्यमंत्री ने पुष्कर सिंह धामी ने आभार जताया है केंद्रीय मंत्री का। और ऐसे में देखिए जो मसूरी और टिहरी में जो टनल बननी है उसके काम में भी जो उसको भी मंजूरी मिले, उसकी भी तेजी आए, तो उसको लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नितिन गडकरी से बातचीत की है और तमाम विषयों पर इन पर चर्चा हुई है कि उत्तराखंड में किस तरह की प्लानिंग जो रहेंगी रोड को लेकर के, उस पर भी तमाम चर्चा हुई है। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देहरादून में 2 दिन पहले हुए बुजुर्ग महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने
हाथ अभी तक खाली नजर आ रहे हैं क्योंकि आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने अपनी जांच अब जमीन के विवाद की तरफ बढ़ा दी है। पुलिस का मानना है कि महिला की हत्या की वजह प्रॉपर्टी का विवाद हो सकता है, लिहाजा इस एंगल से भी जांच हो रही है। यहां घर पर अकेले रहने वाली बुजुर्ग महिला की हत्या कर दी गई थी, जबकि कुछ दिन पहले इसी घर में चोरी हुई थी। देहरादून में लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिसमें अकेले रहने वाले और बुजुर्ग लोगों को प्रॉपर्टी के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है। और बीती रात भी एक बुजुर्ग दंपत्ति को संपत्ति के विवाद में बंधक बनाकर पीटा गया था। वहीं पुलिस का कहना है कि जल्द ही स्पेशल टीम गठित करके इस पूरे मामले का खुलासा करेंगे और जमीन के फ्रॉड को भी रोकेंगे। शासन स्तर पर जो है एक आपका लैंड फ्रॉड कमेटी बनाई गई है, तो एक बृहद स्तर पर हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से यहाँ लैंड फ्रॉड से संबंधित, लैंड डिस्प्यूट से संबंधित बहुत सारे मामले हैं। जो भी मामले पर मेरे दिन में बात है तो उसमें 80-85% जो है केस इसी से संबंधित होता है और नए नए किस्म से लोग जो है यहाँ पर आपका लैंड फ्रॉड कर रहे हैं। देहरादून के भंडारी बाग में हुए बुजुर्ग महिला की हत्या मामले में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है और मामले में सीएम धामी ने कहा कि देहरादून में महिला की हत्या की घटना दुखद है। वहीं पुलिस को आदेश देते हुए कहा गया है कि 1 हफ्ते में इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और अगर कार्रवाई नहीं हुई तो जिम्मेदारी तय होगी। तो सीएम ने पुलिस को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। दून में महिला की हत्या जो हुई है वो घटना बेहद दुखद है और 4 मार्च को महिला की हत्या की गई थी और इसी को लेकर इस पूरे मामले में जांच भी चल रही है और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना की जांच के साथ ही साथ इस घटना के खुलासे की बात भी कही है। जिस प्रकार से हमारी बुजुर्ग मातृशक्ति को जिस प्रकार से हत्या की गई है, मैं पुलिस के विभाग के लोगों से भी कहना चाहूंगा कि 1 हफ्ते के अंदर इसका खुलासा होना चाहिए, 1 हफ्ते के अंदर उसका पता होना चाहिए। अन्यथा निश्चित रूप से जो लोग भी वो जिम्मेदार होंगे उनकी जिम्मेदारियों को हम तय करने का काम भी करेंगे। तो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष और अब बीजेपी के विधायक किशोर उपाध्याय ने हरीश रावत पर बड़ा बयान दिया। किशोर उपाध्याय का कहना है कि हरीश रावत उत्तराखंड विरोधी रहे हैं, अगर मैं ना होता तो हरीश रावत कहीं नहीं होते। किशोर उपाध्याय ने आगे कहा कि मैंने उन्हें अध्यक्ष बनाया, अब उत्तराखंड में उन्हें स्वीकार्यता मिली है और फिर मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री बने। वहीं किशोर उपाध्याय की बात पर हरीश रावत ने भी जवाब दिया। हरीश रावत ने कहा कि जिन कंधों ने मेरा साथ दिया है उनके भी कंधे मजबूत हुए, उनका भी कद बढ़ा है। पर किशोर उपाध्याय कांग्रेस में पहली और दूसरी लाइन में बैठते थे, अब बीजेपी में बिल्कुल आखिर में बैठते हैं, इसलिए इनके मन में दर्द उठता होगा। शायद किशोर उपाध्याय नहीं होता तो हरीश रावत नहीं होते। मैं अगर 2000 में उनको रात के रात जो है चेंज करके जो है निर्णय, अरुणी से पूछ लेना, उन्होंने खुद कहा, इंदिरा हृदय जी को कहा कि आप तो बन गई थी, किशोर उपाध्याय रात के रात अगर निर्णय चेंज नहीं करता तो मैं अध्यक्ष नहीं बनता। अध्यक्ष बने तो उनको स्वीकार्यता मिली, नहीं तो राज्य के विरोध में थे और उस स्वीकार्यता से वो जो है वो मुख्यमंत्री भी हो गए, केंद्र में मंत्री भी हो गए। जितने भी लोगों ने हमको सहारा दिया, बिना सहारे के तो कोई आगे बढ़ता नहीं है और वो उन सब के कंधे मजबूत हुए, सबका कद बढ़ा है और वो हमारे छोटे भाई हैं, हम बहुत प्यार करते हैं उनसे। आज कांग्रेस में थे तो पहली पंक्ति में पहले और दूसरे नंबर पे थे, अब लास्ट में बैठते हैं तो कोई हुक सी निकलती होगी, कोई दर्द सा होता होगा। विधानसभा क्षेत्रों में डेवलपमेंट के जो काम चल रहे हैं, डीएम महीने में आपको बता दें कि 2 बार उसकी समीक्षा जरूर करें। ये निर्देश सोमवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा लोकसभा सीट से आने वाले विधायकों की बैठक में दिए हैं। वहीं जिलों के जो प्रपोजल शासन को भेजे जाते हैं उनका अपडेट भी डीएम लगातार लेते रहे हैं। वहीं सीएम ने यह भी कहा है कि विधायकों और अफसरों के बीच लगातार कोऑर्डिनेशन होना चाहिए
जिले लेवल की भी समस्याएं जिला स्तर पर ही सुलझाई जाए। इस दौरान सोमेश्वर, सल्ट, गंगोली हाट, डीडी हाट, रानीखेत, बागेश्वर, कपकोट के विधायक और साथ ही अल्मोड़ा के सांसद मौजूद रहे, जबकि चंपावत सीट से खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी विधायक हैं। इस दौरान सीएम की घोषणाओं, विधानसभा क्षेत्रों में चल रही योजनाओं पर सीएम के अफसरों को काम में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। विधायकों ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो जो कार्यवाही की हो रही है, जिन पर उनको लगता है कि त्वरितता होनी चाहिए, या जिन पे जो शासनादेश होना चाहिए, या जिसमें कोई खराब क्वालिटी का काम हो रहा है, वो सारी बातें जो है उस फोरम पर रखी गई है, जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उचित निर्देश भी दिए हैं। और क्वालिटी से भी और समयबद्धता दोनों चीजों को जो है जिलाधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि वो समय पर हो जाए। और सरकारी विभागों में क्रेडिट की होड़ कैसे काम खराब करती है, इसका उदाहरण है स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। सीएम की घोषणा और साथ ही कैबिनेट मंजूरी के बाद भी काम आगे नहीं बढ़ रहा है और आज भी ड्राफ्ट ही बन रहा है। जमीन खोजी जा रही है और साथ ही उत्तराखंड के खिलाड़ी दूसरे राज्यों में अपने करियर के लिए जमीन खोज रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड के खिलाड़ी दूसरे राज्यों में पसीना बहा रहे हैं, पर उत्तराखंड में कोई सुध लेने वाला नहीं है। खेल विभाग और उच्च शिक्षा विभाग मिलकर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं, पर आज तक ड्राफ्ट फाइनल नहीं हो पाया। खेल विभाग को यूनिवर्सिटी की ABCD पता नहीं और जिस उच्च शिक्षा विभाग के अंडर कई यूनिवर्सिटी चलती हैं, उसके एक्सपर्ट भी अब तक फाइनल ड्राफ्ट तैयार नहीं कर पा रहे। मुख्यमंत्री की घोषणा हो चुकी है, विभाग के सचिव जमीन के लिए लेटर लिख चुके हैं, लेकिन कुछ होता दिख नहीं रहा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ड्राफ्ट में देरी की वजह विभागों की होड़ है। खेल विभाग की मंत्री रेखा आर्य हैं तो उच्च शिक्षा विभाग के मंत्री धन सिंह रावत। सवाल पूछने पर खेल मंत्री रेखा आर्य का कहना है कि जमीन खोजी जा रही है, वहीं मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं है। है कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए चाहे वो 200 एकड़ हो, 300 एकड़ की भूमि जो है किसी भी जनपद में हमको प्राप्त होती हो, तो उस प्राप्ति के आधार पर आगे हम प्रस्ताव को बढ़ाएंगे। वर्तमान में अभी उतने जितनी हमारे को स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने के लिए भूमि की आवश्यकता है, उतनी उपलब्धता नहीं हो पा रही है। उपलब्धता की देखिए, अभी मेरी जानकारी में नहीं है कि वो खेल विभाग रखेगा या उच्च शिक्षा विभाग रखेगा, और मुख्यमंत्री जिस विभाग को कहेंगे वही विभाग रख सकते हैं। पिछले एक साल में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात मुख्यमंत्री कई बार कह चुके हैं, कैबिनेट मोहर लगा चुकी है, पर काम तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक यूनिवर्सिटी का एक्ट नहीं बनेगा, विधानसभा से पास नहीं होगा, तब तक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात बेमानी ही है। फिर चाहे घोषणा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ही क्यों न की हो। खिलाड़ी उत्तराखंड के बजाय दूसरे राज्यों से खेलने और सीखने के मौके खोजते रहेंगे। देहरादून से न्यूज 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। 27 अप्रैल को भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खुल रहे हैं और इस बार बद्रीनाथ धाम आने वाले तीर्थ यात्रियों को घंटों तक लाइन पर खड़े होकर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पर्यटन विभाग ने धाम में टोकन सिस्टम शुरू कर दिया है और इसके लिए माड़ा चौराहा, BRO चौराहा और सरोवर के पास 3 काउंटर लगाए गए हैं। इसके साथ ही गोविंद घाट और पांडुकेश्वर में भी तीर्थ यात्रियों का रजिस्ट्रेशन और उन्हें दर्शनों का टोकन दिया जाएगा। स्थान है, माणा पार्किंग में है और BRO चौक है और सरोवर पोटिका के पास में जो भी तीनों अप्रोच रूट है जहाँ से लोग जाते हैं मंदिर के लिए, उन पॉइंटों पे वो हमारे काउंटर रहेंगे, वहाँ पे हमारे लोग भी रहेंगे। इसके लिए कुछ अलग सा यात्रा के दौरान कुछ PRD जवान को भी रखा जा रहा है, उनकी जो उनको सहायता करेंगे बताने में। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर करीब 300 मीटर में सफर करना जोखिम भरा बना हुआ है। इसके अलावा धरासू में भी कई जगह तक सड़क पूरी तरह से खस्ताहाल हो चुकी है और भूस्खलन का डर हमेशा यहां पर लोगों को सता रहा है। वहीं चारधाम यात्रा के दौरान यमुनोत्री धाम की यात्रा में यात्रियों को सड़क पर बने डेंजर जोन के कारण जान की चट्टी तक परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, जिससे लोग खासा परेशान हैं। ग्यारह बैंड से और धरासू बैंड तक का ये अभी भी डगमग है। यहाँ पे अभी भी खतरा बना हुआ है, कई एक्सीडेंट भी होते जा रहे हैं, अभी भी भूस्खलन होता जा रहा है और इससे
आम लोगों को बड़ी तकलीफें, गाड़ी सभी वाहन चालकों को भी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें जो यात्रा को दृष्टि रखते हुए विभिन्न स्थानों पर स्लाइड पॉइंट हैं, क्रिटिकल पॉइंट हैं, उनको जो यात्रा के समय भी अवरुद्ध हो जाते हैं, मानसून के समय अवरुद्ध हो जाते हैं, उनमें तात्कालिक कार्य करने के लिए उनका ट्रीटमेंट, दीर्घकालिक ट्रीटमेंट करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित। रुड़की और आसपास के क्षेत्रों में होम डेकोरेशन के लिए कई सामान तैयार किए जाते हैं, जिसको लेकर लोग कई तरह के पुश्तों से कर रहे हैं और अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। लोग इन छोटे छोटे उद्योगों को सरकार से प्रोत्साहन देने की मांग कर रहे हैं। शहर में आईआईटी रुड़की, बंगाल इंजीनियरिंग जैसे बड़े संस्थान होने के बाद भी यहाँ का लोहा मनवाने में आगे है। यही सत्ती मोहल्ले के रहने वाले अरशद और एहसान आज भी अपनी पुश्तैनी कारोबार संभाले हुए हैं, जिसमें वो केरोसिन और भाप से चलने वाले पंखे तैयार कर रहे हैं, जो कि लगभग 200 साल पुरानी तकनीक है। अभी हम फिलहाल तो ऑर्डर जो चल रहा है हमारा केरोसिन फैन का चल रहा है। केरोसिन के बाद अगर कोई और आइटम हम पर आ जाए इसी से मिलती जुलती, हम उसे भी डेवलप कर लेंगे। तो कितनी डिमांड होती है मार्केट में इसकी? मार्केट में इसकी डिमांड महीने में 20-25 पीस की डिमांड होती है। कारीगरों का कहना है कि लोगों को आज भी पुरानी चीजें बहुत पसंद आती हैं और इन पंखों की कीमत भारत में 15 से 20 हजार है, जिसकी विदेशों तक मांग है। हमारे पास बॉम्बे, कलकत्ता, केरला, चेन्नई, दिल्ली और बड़े बड़े शहरों से आती है, चंडीगढ़। भले ही छोटे उद्योगों को बढ़ावा नहीं मिला हो, लेकिन लोगों का हौसला नहीं हारा और आज भी वो अपने काम को बखूबी करके अपनी रोजी रोटी भी कमा रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रुड़की से मनोज जुआल की रिपोर्ट। और ऋषिकेश में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव में द पानवास म्यूजिक बैंड ने धूम मचाई और भारतीय संगीत और साथ ही रॉक संगीत के साथ जब पानवास के कलाकारों ने उत्तराखंड की लोकगीत पुलारी टाइम मशीन सीरीज और साथ ही उत्तराखंड मेरी मातृभूमि पर अपनी प्रस्तुति दी तो दर्शक रोमांचित हो गए और उत्साह के साथ में झूमने लगे। द पानवास बैंड महाभारत के पांडवों से प्रेरित 5 संगीत कलाकारों का समूह है और ये बैंड भारतीय शास्त्रीय संगीत के साथ ही रॉक और साथ ही पॉप का फ्यूजन कर नए युग की संगीत शैली के साथ में प्रस्तुत किया जाता है। इस बैंड में पारंपरिक और साथ ही आधुनिक दोनों तरह के संगीत वाद्य यंत्रों के तत्वों को मिलाया गया है। सितार, बांसुरी, तबला, ध्वनिक, गिटार इनका इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर लोग काफी ज्यादा ऋषिकेश में झूमते हुए भी नजर आए। और अब बात कर लेते हैं पहाड़ पर होली के खुमार की। तो पूरा उत्तराखंड होली में है। सरोवर नगरी नैनीताल में भी होली अपने पूरे शबाब पर है। सोमवार को होली के रंगों में नैनीताल सराबोर रही। राम सेवक सभा द्वारा होली जुलूस निकाला गया, जिसमें होलियारों ने खूब रंग जमाया है। रामलीला मैदान से होली जुलूस पूरे बाजार में उत्साह के साथ निकाला गया। होलियार इस दौरान रंगों में सराबोर रहे। इस दौरान पर्यटक और स्थानीय लोग भी होली के रंग में रंगे हुए नजर आए। आपने घरों और मंदिरों में तो होली के कई रंग देखे होंगे, लेकिन कुमाऊं के मैदान में, हल्द्वानी में तो सड़कों पर ही होली के रंग बिखरे हुए हैं। एक रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। पहाड़ी ढोल की धुन पर नाचते लोग हल्द्वानी के हैं, जो पहली बार इस तरह की सामूहिक होली का मजा ले रहे हैं, वो भी सड़कों पर, जिसमें महिलाओं से लेकर पुरुष तक हर कोई मस्त है। इस बार में हल्द्वानी में पूरे कुमाऊं के जो होली के रंग है, बैठकी है, खड़ी होली है और उसके साथ में क्लासिकल होलियां हैं। हर तरीके के होलियों का यहाँ पर समावेश है। विभिन्न वर्गों के सब लोग इसमें सहभाग कर रहे हैं। ये अपनी कुमाऊं की संस्कृति और प्राचीन अपनी धरोहर का एक अनूठी पहल है।
खास बात यह है कि जिन धुनों पर ये होलियार नाच रहे हैं उन्हें खासतौर पर बागेश्वर से आए कलाकार बजा रहे हैं, जिन्हें हल्द्वानी की होली के रंग बेहद पसंद आ रहे हैं। बजाते बजाते 12 साल में उम्र से 12 साल उम्र से मेरे 12 साल में ढोल बजाते बजाते आज 60 साल होगा 62 साल की उम्र हुई मेर और ये मेर चाल हन ये मेर नाते हन सब मेर पूरी टीम से 12-13 पहाड़ की होली के रंग मैदान के आंगन में देखने को मिल रहे हैं, जिसे देखकर कोई भी अपने आप को झूमने से रोक नहीं पा रहा। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और चलिए यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है।